Yes, so students, today just we recapitulate of yesterday's class. Then after we go ahead. Okay. So here loss we were discussing yesterday. So one side you had studied about the expenses, and now this side you have to study loss. For a common person, a layman will say that all are same. But as I have said already to all of you, being a commerce student, you should differentiate between profit, loss, income, gain, expenses, expenditure. Okay. So likewise here, it is saying that excess of expenses over revenue of a business entity for the accounting period is termed as loss, because कि loss और expenses क्या होता है? Already in previous classes I have explained what is the meaning of expenses and what is the meaning of revenue. So you must know. So excess of expenses over revenue. Revenue means your income. Expenses means the cost which we incurred in earning revenue. So excess of expenses over revenue of a business entity for an accounting period is termed as loss. और the loss क्या होता है? The owner capital is reduced to the extent of amount of loss. जितने रुपए से loss होता है उतने रुपए से owner का capital less हो जाता है, reduce हो जाता है. मैंने कल example लिया था कि others has started its business by investing rupees 5 lakhs. Okay, at the end of the year he has incurred loss of rupees 10,000. Suppose that कि 10,000 का loss हो गया, तो लॉस कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल से ही लेस होगा. तो अब आदर्श का कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 लाख पहले था और 10,000 का लॉस हुआ, तो 5 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, सो हो जाएगा 4,90,000. सो नाउ वी कैन से दैट लॉस रिड्यूसेस द कैपिटल of the owner to the extent of amount of loss. जितने से लॉस होगा उतने से उनका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है. But there is difference between expenses and loss. We should not use as a synonyms of the expenses and loss. So here it will explain more. The term loss is also used in another context. See, it refers to such activities of the business for which no benefit is received by the firm. So क्या कह रहा है यहाँ पर? ऐसा expenses जो एक फर्म करता है बिजनेस को रन करने के लिए, लेकिन उस एक्सपेंसेस के बदले में कोई बेनिफिट रिसीव नहीं होता, तो वो भी हमारा लॉस है. तो पहला तो कॉन्टेक्स्ट था कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस. सेकंड कह रहा है कि व्हाटएवर अमाउंट इनकर्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी बट नो बेनिफिट is received by the firm is also called a loss. For example, जैसे तुमने गुड्स खरीदा सेल करने के लिए, लेकिन गुड्स सेल नहीं हुआ, वो क्या हुआ? आग से जल गया. लॉस बाय फायर. सो गुड्स ड्यू लॉस ऑफ गुड्स ड्यू फायर, एक्सीडेंट और थेफ्ट एक्सेट्रा. सो हमने एक्सपेंडिचर किया लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला. सो समझ में आ रहा है? इसका बेनिफिट हमको नहीं मिला, तो ये हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया. राइट. सो अब कह रहा है इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट, ये यहाँ पर जरूरी है नोट करना, क्या? दैट एक्सपेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम लॉसेस. एक्सपेंसेस तो तब होता है जब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन लॉस क्या होता है? जब हमको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता. हम बेनिफिट अर्न करने के लिए, जैसे तुमने किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे दिया ताकि वो काम करेगा, लेकिन वो एम्प्लॉय एक्सपायर कर गया, तो अब वो सर्विस देगा नहीं, वो खत्म हो गया. गुड्स खरीद कर लाए बेचने के लिए, गुड्स बिका नहीं, वो चोरी हो गया, तो अब तो वो बेच भी नहीं सकते, ना तो पैसा मिल सकता है. तो मतलब ऐसा खर्च जो कि बेनिफिट अराइव करने के लिए हमने किया लेकिन बेनिफिट मिला नहीं, तो वो लॉस हो गया. सो एक्सपेंसेज क्या होता है? एक्सपेंसेज वो होता है जो हम बेनिफिट अर्न करने के लिए एक्सपेंसेज करते हैं और उसके बदले में हमको बेनिफिट मिलता है. ठीक है. तो एक्सपेंसेज आर इनकर्ड बाय द एंटिटी टू जनरेट रेवेन्यू, इनकम जनरेट करने के लिए.
या सेल्स, while losses do not generate any revenue. So now you have better understood the expenses are those amount which we incurred to generate revenue, but losses which we incurred but do not generate any revenue. The loss arises due to not generating any revenue from the expenses. For instance, for example, बैड डेब्ट्स क्या होता है? कल हम लोगों ने पढ़ा था, जब किसी कस्टमर को गुड्स उधार बेचा तो कस्टमर विल बी नोन एज डेटर, बट वो डेटर से जब पैसा हमको नहीं मिल पाता, वो डेटर दुकान बंद करके भाग जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, मेरा पैसा डूब जाता है, जो पैसा कस्टमर का मेरा डूब गया उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट। तो इससे जो पैसा मिलना था नहीं मिला तो ये भी लॉस हो गया। Provision for doubtful debt, it is another name of bad debts. This is the before bad debt situation. Doubtful debt का मतलब होता है कि ऐसा कस्टमर जिसके यहाँ मेरा पैसा बाकी है, लेकिन अभी तक ना तो उसने ये भी नहीं कहा कि देंगे और ये भी नहीं कहा कि नहीं देंगे, तो मतलब डाउट में है, उसके एक्टिविटीज उसके बिहेवियर से लग रहा है कि मेरा पैसा बैड हो सकता है, डूब सकता है, लेकिन अभी डूबा नहीं है। तो अकाउंटिंग में हम इस कन्वेंशन में रिकॉर्ड करते हैं कि ऑल expected losses should be recorded in advance. So इसलिए हम लोग provision for doubtful debt को भी रिकॉर्ड करते हैं as a loss. और depreciation on fixed assets, जब हम किसी fixed assets को यूज करेंगे continuously तो इसमें क्या होगा कि कुछ घिसावट होगी, डेप्रिसिएट होगा, डिक्रीज होगा उसकी वैल्यू। तो जितने रुपए से वैल्यू डिक्रीज होती है फिक्स्ड एसेट्स का, उसके कंटिन्यूअस यूज करने की वजह से उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। So right, so while goods lost by fire, theft is a loss. तो depreciation एक expenses है, लेकिन जबकि goods चोरी हो गया या जल गया वो लॉस है, क्योंकि जो depreciation हो रहा है वो घिसावट हो रहा है एसेट्स का प्रोडक्शन करने की वजह से, तो उसके बदले में हमें इनकम तो मिल ही रहा है ना, डेप्रिसिएट जितना हो रहा है उतने रुपए से गुड्स तो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन करने में हेल्प मिल रहा है, इसलिए ये एक्सपेंसेस कहलाएगा। लेकिन जो गुड्स चोरी हो गया या जल गया वो हमारा लॉस हो गया। तो आप बताइए कि कल का मैंने टॉपिक फिर से रिवीजन कर दिया, तो आप सभी लोग बताइए क्या लॉस समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ यस सर। अब कंटिन्यू करते हैं परचेज। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो अहेड ऑन द न्यू टॉपिक परचेजेस। अब हमने कल बोला था कि यू शुड प्रीव्यू ऑफ द टॉपिक व्हिच इज टू बी टॉट इन द क्लासरूम, so you must read once before study in the classroom, you will better understood that. So here purchases, so in accounting terms or in accounting language, purchase word is used for a specific transaction. तो ध्यान से समझो वो स्पेसिफिक क्या है। परचेस का तो जनरल मीनिंग होता है कोई भी चीज खरीदना, चाहे आप मोमोज खरीद रहे हो, चाहे बैग परचेस कर रहे हो, चाहे यूनिफॉर्म परचेस कर रहे हो, चाहे एयर कंडीशन परचेस कर रहे हो, चाहे टीवी। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में प्रॉपर वर्ड जो परचेसेस यूज किया जाता है वो किस चीज के लिए किया जाता है, वो इस लाइन पे आप लोग ध्यान दोगे अच्छे से जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, द टर्म परचेस इज यूज्ड फॉर परचेस ऑफ गुड्स ओनली। जो मैंने हाईलाइट किया है आपको यहाँ ध्यान रखना है कि किस चीज में होता है इसका यूज, परचेस ऑफ गुड्स में। यस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि गुड्स क्या होता है। गुड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखो गुड्स क्या होता है, अच्छे से यहाँ से समझो। गुड्स आर द प्रोडक्ट्स, गुड्स आर द प्रोडक्ट्स in which the firm is dealing or producing for sale purpose। ये जो ब्रैकेट में हमने किया है इसको अब अच्छे से ध्यान से समझो। पहली बात की परचेज वर्ड क्यों यूज करते हैं, फॉर परचेज ऑफ गुड्स ओनली, नॉट एसेट्स। अब गुड्स क्या होता है, सो गुड्स आर द प्रोडक्ट्स इन विच द फर्म इज डीलिंग, जिसमें फर्म डील कर रहा है, और प्रोड्यूसिंग किस लिए, फॉर सेल पर्पस। ओके, एग्जांपल्स में हम लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। द
देखो गुड्स में बी एनीथिंग, ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ, गुड्स में बी एनीथिंग, पहली बार गुड्स कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका हम अपने शब्दों में एक मीनिंग इसका बता रहे हैं। गुड्स refers to all those things, goods refers to all those things in which a trader deals, in which a trader deals, जिस चीज में ट्रेडर डील करता है। ये तो एक लाइन का मीनिंग हो गया, या इसको ऐसे कह सकते For हैं, sale purpose. goods refers to all those things what a trader deals, ये तो एक लाइन में हो गया, लेकिन कितने लोग को समझ में आएगा, कितने लोग को नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, एलेबोरेट करते हैं। अब ध्यान से सुनोगे। Goods refers to all those things which we buy, which we buy for resale, जो खरीदते हैं for resale with a motive of earning profit, with the motive of earning profit on regular basis, on regular basis। तो मैंने किन किन बातों पर ध्यान रख दिया? गुड्स कुछ भी हो सकता है जिसको हम परचेस करते हैं फॉर रीसेल, यानी गुड्स रिफर्स टू दोस थिंग व्हिच वी बाय फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के लिए। और क्यों बेचते हैं? विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। और कैसे? यहाँ एक लाइन और बताया मैंने, ऑन रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलरिटी होना जरूरी है। अब सपोज दैट कि चेतन ने अपना एक मोबाइल खरीदा 15,000 रुपए का और 2 महीना यूज करने के बाद 10,000 में बेच दिया, तो क्या ये गुड्स कहलाएगा? यस सर। कौन बताया यस सर? बताइए। सर गुड्स तो वही, सर गुड्स तो वही होते हैं सर जो किसी सामान को ही सर गुड्स कहते हैं ना सर। मैंने अभी क्या बताया, मेरा डेफिनेशन आपने सुना? गुड्स सर, यस सर, गुड्स आर प्रोडक्ट्स इन व्हिच द फर्म इज डीलिंग और प्रोड्यूसिंग। ये तो लाइन ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, आपके सामने है, इससे अगर समझ गए होते पूरा तब आप ये क्वेश्चन नहीं करते। इसीलिए मैंने अपने से कुछ बताया भी कि गुड्स रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स व्हिच वी बाय फॉर रीसेल with a motive of earning profit on regular basis। 3 बातों में मैंने ध्यान दिया कि गुड्स को रीसेल के लिए खरीदते हैं, दूसरा प्रॉफिट के लिए, सेल करते हैं क्यों? प्रॉफिट मोटिव के लिए। और इसमें क्या होना चाहिए? रेगुलरिटी। रेगुलर। मोबाइल शॉप वाला अगर मोबाइल सेल कर रहा है तो ये मोबाइल उसके लिए गुड्स होगा, क्योंकि वो दुकान ओपन किया है किस लिए? मोबाइल को बेचने के लिए। मोबाइल खरीदता है मोबाइल को बेचने के लिए, और बेचने का उद्देश्य उसका प्रॉफिट कमाना। और चूंकि वो डेली दुकान ओपन करता है, रेगुलरिटी, वो चाहता है कि डेली उसका सेल हो, ठीक है, भले डेली ना बेचे बट उसका पर्पस क्या है? रेगुलर। लेकिन चेतन ने जो मोबाइल खरीदा था उनका पर्पस था पर्सनल यूज करना, ठीक है। चेतन ने 15,000 की मोबाइल खरीदी थी, पर्सनल यूज किया, 2 महीने 3 महीने यूज करके उसको 10,000 में बेच दिया। तो इनका पर्पस क्या था? यूज करना, बेचना तो था नहीं, क्योंकि उनको लगा कि मार्केट में कोई नया मोबाइल आया तो उसको बेच दे, और बेचने में उनका घाटा हुआ। तो ये इनका रेगुलरिटी तो है नहीं, और ना तो इनका उद्देश्य था प्रॉफिट कमाना, ठीक है। लॉस था सर। हाँ, तो लॉस हो, प्रॉफिट में भी बेचेंगे फिर भी वो गुड्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनका दुकान नहीं है, इनका पर्पस नहीं है कि मोबाइल खरीदना और बेचना, खरीदना बेचना। इनका पर्पस क्या था? रेगुलरली भी नहीं है सर। हाँ, रेगुलरली भी नहीं है। इनका पर्पस क्या था? यूज करना, पर्सनल यूज के लिए खरीदे थे ये यूज। और जब मोबाइल की दुकान वाला जो मोबाइल खरीदता है उसका पर्पस होता है कि उसे मार्केट में बेचना। समझ में आया ना? प्रॉफिट। तो गुड्स अब क्लियर है कि गुड्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है जिसमें हम रेगुलर डीलिंग करते हैं, रेगुलर परचेस सेल करते हैं with the motive of earning profit। कोई कंफ्यूजन? बताइए। नो सर। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि परचेस वर्ड क्यों यूज किया जाता है? परचेस वर्ड इज टू बी यूज्ड फॉर परचेस ऑफ
गुड्स ओनली। गुड एंड गुड्स क्या होता है? जिसमें फॉर डील करता है, ठीक है, फॉर Regular. प्रोड्यूसिंग या सेल पर्पस ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो गुड्स कुछ भी हो सकता है। फर्नीचर की दुकान अगर कोई खोलकर बैठा है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स होगा, ठीक है। मोमोज की दुकान कोई खोलकर बैठा है तो मोमोज गुड्स होगा। पान की दुकान कोई खोलकर बैठा है तो पान गुड्स होगा। एयर कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स का कोई दुकान खोलकर बैठा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स गुड्स होगा, जिसमें वो परचेस सेल कर रहा है। बट पर्पस होना चाहिए रीसेल और विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस, ये याद रखो। चलो अब आगे देखते हैं हम इसमें। सो कह रहा है परचेस में इन ट्रेडिंग अकाउंट, देखो परचेस बस इतना ही है जितना हमने अभी पढ़ाया ऊपर। द टर्म परचेस इज यूज्ड फॉर परचेस ऑफ गुड्स। अब गुड्स क्या होता है, यू मस्ट नो। ए गुड्स मे बी एनीथिंग व्हिच अपॉन डील, ठीक है। इन ट्रेडिंग कंसर्न गुड्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल। देखो यहाँ आगे बता रहा है, इन ट्रेडिंग कंसर्न एक बिजनेस जो व्यापार करते हैं, ऐसे बिजनेस में गुड्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल, व्हाइल इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो देखो दो तरीके का कंसर्न होता है, एक ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का मतलब जो रेडीमेड गुड्स को खरीद बिक्री करता है, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है और फिर गुड्स बनाता है और फिर सेल करता है। सो इन ट्रेडिंग कंसर्न गुड्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल, while in manufacturing concern raw materials are purchased and processed further into finished goods for resale purpose। तो समझ में आ गया गुड्स। अब है फॉर एग्जांपल इफ अ डीलर हैव फर्नीचर, फर्नीचर का डीलर यानी फर्नीचर गुड्स होगा। For dealer of furniture purchases furniture for sale purpose, so it is a goods. However, if same dealer purchases motor vehicles for delivery purpose, so it is not purchase of goods, rather it is purchase of an assets। बल्कि ये assets का खरीद होगा, न कि goods का। तो समझ में आया, अगर फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर खरीद रहा है सेल के लिए तो गुड्स हुआ फर्नीचर, लेकिन वही मोटर व्हीकल खरीदा जिसपे कि गुड्स को डिलीवर किया जा सके, हाँ मोटर व्हीकल इनका एसेट्स हो जाएगा। अगर ये मोटर व्हीकल की इनकी दुकान होती तो मोटर व्हीकल गुड्स हो जाता। आया समझ में? अब देखो परचेस कितने टाइप्स के होते हैं, ये तो बड़ा आसान सा है क्वेश्चन। यहाँ लिखा है इफ द गुड्स आर परचेस्ड फॉर कैश इट इज कॉल्ड कैश परचेज, बट इफ इट इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट मींस उधार तो इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट परचेज। Both cash and credit purchases are debited to trading account। ये एक लाइन थोड़ा सा ऐड कर दिया है, आगे काम आएगा कि कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करते हैं। तो अब सभी लोग ये बताइए क्या गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? माधुरी, यस सर। कोई कंफ्यूजन गुड्स में और परचेज में? परचेज में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यस सर। क्या यस सर, कंफ्यूजन है कि नहीं है? नो सर नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप लोग को बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और बहुत अच्छा लगा हमें कि एक बार में समझ में आ जा रहा है। तब उसके बाद कौन सा टॉपिक दिख रहा है स्क्रीन पे? परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न समझाने की जरूरत है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए। पढ़ लो एक बार, देखो क्या लिखा है। अरे जो गुड्स खरीदोगे और वही खरीदा हुआ गुड्स तुम वापस कर दोगे तो क्या होगा? परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न। हाँ, तो जो गुड्स परचेस करते हैं और खरीदा हुआ गुड्स हम जब रिटर्न कर देते हैं तो कहलाएगा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं और इसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस में से माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग सर। हाँ बोलो सर, आपने जो वो एग्जांपल दिया था कि चेतन ने जैसे एक एंड्रॉइड खरीदा, तो सर अगर उसे उसने रीसेल किया तो वो क्या कहलाएगा? परचेस वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो पर्सनल है, उसका बिजनेस नहीं है। वो हम लोग बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं। अगर वो दुकान खोला होता
और दुकान खोलकर बकायदा बोर्ड लगाकर मोबाइल सेकेंड हैंड ही खरीदता और बेचता, फर्स्ट हैंड खरीदता बेचता प्रॉफिट अर्निंग के लिए, तो Okay, हम sir. बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। समझ गया। हम लोग डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, घर की साग सब्जी अगर खरीद कर लाया गया तो दुकान में रिकॉर्ड होगा? नो सर। हाँ, तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया। बिजनेस ट्रांजैक्शन में गुड्स तभी कहलाएगा जब वो रेगुलरिटी और इन सारी चीजों को पूरा करेगा। टर्म्स को जो मैंने बताया, 3 बातें हैं। गेन करे। पहला रीसेल, दूसरा प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट, तीसरा रेगुलरिटी। ठीक है, अदरवाइज वो एसेट्स हो सकता है। अगर आदर्श मान लो दुकान के लिए भी मोबाइल खरीदा अपने दुकान के काम के यूज के लिए, और तो वो एसेट्स कहलाएगा मोबाइल, और उसको बेचेगा तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में आ सकता है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स में कभी नहीं आएगा ना। ठीक, तो परचेज रिटर्न चेक कीजिए आप लोग। गुड्स परचेज फ्रॉम द सप्लायर मे बी रिटर्न ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो क्यों रिटर्न करते हैं? हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, या और ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेसिफिकेशन, या तो जैसा सैंपल उन्होंने दिखाया था वैसा गुड्स उन्होंने नहीं सेंड किया। तो सो सच रिटर्न गुड्स आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। तो समझ में आ गया कि परचेज रिटर्न क्या होता है? कि रिटर्न हम लोग या तो प्राइस गलत लगाया हो, या तो सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं भेजा हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, जिसकी वजह से हम गुड्स रिटर्न कर देते हैं, तो इसको परचेज रिटर्न करते हैं। और रिटर्न आउटवर्ड भी इसका अल्टरनेटिव नेम है। Purchase return is deducted from the purchases to find out the net purchase and hence to be debited to trading account. ठीक है, जो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड को दिखाते हैं उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग सेल्स में। तो देखो बहुत कम समय बचा है, 9.5 मिनट। सेल्स भी वही होता है, ध्यान समझना। The term is used for sale of only those goods in which the firm is dealing। यानी सेल किस चीज का होता है? गुड्स का। गुड्स क्या होता है भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर गुड्स बेचा जा रहा है तो इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। सेल्स वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में गुड्स के सेल के लिए। अगर केवल सेल्स दिया इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स है, तो यहाँ साफ साफ बता रहा है कि यूज फॉर सेल ऑफ only those goods in which the firm is dealing ना। जिस गुड्स को हम बेचने के लिए खरीदे हैं उसी गुड्स को बेचते हैं तो उसको हम सेल्स कहते हैं, और सेल्स रेवेन्यू भी कहा जाता है कभी कभी। तो दैट इज गुड्स बॉट और प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड फॉर रीसेल पर्पस। सो द टर्म सेल्स इज नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ एसेट्स। तो याद रखेंगे, कभी भी हम लोग अगर एसेट्स बेचते हैं तो उसके लिए हम सेल्स वर्ड यूज नहीं करते। हम लोग सेल वर्ड यूज करते हैं किसके सेल पर? गुड्स के सेल पर। हाँ, गुड्स, यस। सो द टर्म, अभी जो आदर्श ने मोबाइल खरीदा था अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर उसको बेच दिया तो सेल ऑफ एसेट्स कहा जा सकता है। अगर बिजनेस के लिए रहा होगा तो, पर्सनल रहा होगा तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा यहाँ। सो द टर्म सेल्स इज नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ एसेट्स, हाउएवर इट इंक्लूड्स रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर। जबकि इससे हम लोग और क्या कहते हैं? हाउएवर इट इंक्लूड्स, सेल्स में क्या और आता है? पहला तो गुड्स, सेल ऑफ गुड्स आता है। दूसरा सेल्स में और एक चीज आता है, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सर्विस। जैसा एक बार्बर है, बार्बर नाई जो बाल काटता है तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो एक तरीके से अपना वो सर्विस सेल कर रहा है, सर्विस रेंडर कर रहा है। तो बाल काटने के बदले में जो पैसा मिलेगा उसे वो रेवेन्यू कहेंगे, वो भी सेल्स में आता है। ठीक है, तो अगर कोई सर्विस दे रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, वो अपनी फीस ले रहा है तो वो अपनी सर्विस सेल कर रहा है, तो वो भी इसमें आ गया, अगर से उसका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन स्कूल है तो however it includes revenue generated from service rendered to customer. So thus a shopkeeper selling electronic items is a sale, but if he sells old furniture it is not termed as sales। तो याद रखो, अगर एक दुकानदार इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है, उसका इलेक्ट्रिक का दुकान है, तो वो सेल होगा। लेकिन वही दुकानदार, वही शॉपकीपर पुराना फर्नीचर सेल कर रहा है तो वो गुड्स का सेल नहीं कहलाएगा, बल्कि एसेट का सेल हो जाएगा। हाँ, तो इट इज नॉट टर्म्ड एज सेल्स। ये सेल्स में अंदर आएगा ही नहीं, फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर का सेल।
Similarly, an electricity company providing electricity, अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जैसे यूपीपीसीएल है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर इन द एरिया इज अ सेल ऑफ सर्विस। तो आई थिंक समझ में आ गया। अब सेल भी दो तरीके का होता है। इफ गुड्स इज सोल्ड फॉर कैश, so it is called cash sales, whereas goods sold to customer on credit basis is called credit sales. So both cash and credit sales is shown on the credit side. So in the credit side of trading account, तो कह रहा है कि if good is sold for cash, it is called cash sales, whereas goods sold to customer on credit basis it is called credit sales. Both cash and credit sales is shown on the credit side of trading account. देखो परचेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो सेल्स समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब आते हैं सेल्स रिटर्न। हाँ, जस्ट रिवर्स है सेल्स रिटर्न। देखो आप, इफ द गुड्स सोल्ड टू कस्टमर इज रिटर्न बाय द बायर, यानी कस्टमर जो खरीदा है गुड्स वो हमको रिटर्न कर दे रहा है, so it is called as सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते थे, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। इनवर्ड। हाँ, द गुड्स मे बी रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यू टू वेरिएशन इन साइज, स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी एक्सेट्रा। तो कोई भी कारण हो सकता है रिटर्न करने का। अभी पिछले दिन भी हम लोग ने पढ़ा। तो सेल्स रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स टू फाइंड आउट नेट सेल्स। तो नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स में से सेल रिटर्न घटा दिया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि परचेस से परचेस रिटर्न घटाया जाता था नेट परचेस निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, और नेट सेल्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। यहां तक समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक क्या होता है? जैसे आपको पता है कोई चीज आपके पास इकट्ठा पड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं स्टॉक है। हाँ बोलिए कौन सर रिटर्न सर लास्ट वाला सर फिर से एक बार। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और नेट सेल्स कभी भी निकालना हो तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो नेट सेल्स आ जाएगा। मान लो तुमने 20,000 का गुड्स बेचा तो टोटल सेल्स हो गया 20,000। अब किसी कस्टमर ने 5,000 का गुड्स वापस कर दिया तो नेट सेल्स कितना हो गया? 15,000, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टॉक पे। तो स्टॉक या इन्वेंट्री, जैसा कि स्टॉक आप लोग को पता है कि कोई चीज इकट्ठा अगर आपके पास पड़ा है तो कहोगे हाँ स्टॉक इतना है। सो यहाँ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में when goods are remain unsold at the end of the accounting period, ठीक है, जब ईयर के लास्ट में जैसे मान लो 31 मार्च को तुम्हारा अकाउंट क्लोज होता है तो 31 मार्च तक अगर जितना गुड्स नहीं बिका है बचा रह गया तो उसको हम स्टॉक कहेंगे, ठीक है। और इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक और इन्वेंट्री लिखा है तो ट्रेडिंग कंसर्न है अगर से जो फिनिश गुड्स में परचेस सेल करता है, रेडीमेड गुड्स में परचेस सेल करता है, उसके लिए बचा हुआ गुड्स स्टॉक कहलाएगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है अगर उसके पास रॉ मटेरियल बचा हुआ है और अपने यहाँ सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स जो अपने यहाँ प्रोडक्शन किया है ये सब बचा हुआ है तो इसे कहेंगे इन्वेंट्री। लेकिन रेडीमेड गुड्स अगर कोई खरीदा है और वो बचा है उसको कहेंगे स्टॉक, ठीक है। सो द टर्म स्टॉक रेफर्स टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, ठीक है, जो नहीं बिका at the end of the accounting year with the business entity. In case of trading concern, it is includes unsold goods at the end of the accounting year, while in case of a manufacturing concern, it includes raw material, work in progress या semi finished goods या semi manufactured goods और partly manufactured goods, एक ही बात हुआ, and finished goods ये इन्वेंट्री में कहलाता है, ठीक है। इन्वेंट्री वर्ड यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए स्पेशली जो हम रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो भी प्रोसेस में है लेकिन बना नहीं है पूरा, और फिनिश गुड्स, तो ये इन्वेंट्री हो जाता है। और अगर वही मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या कंपनी कोई रेडीमेड चीज भी खरीदा है और वो बचा है तो उसको हम स्टॉक कहेंगे। तो समझ में आ गया स्टॉक क्या होता है? ट्रेडिंग कंसर्न के लिए स्टॉक और इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होता है इन सारी चीजों का। अब आता है द स्टॉक मे आल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है?
अब देखो ये डेट पे होता है, जैसे 31 मार्च को जो स्टॉक बचा है वो क्लोजिंग कहलाएगा। तो पिछले साल मान लो इस साल 2019 में मान लो 31 मार्च को जो बचा था ईयर के लास्ट में, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 2019 के लिए। लेकिन जब वही अगले साल स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल को ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1 अप्रैल जैसे ही आएगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ जाएगा, और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का ये बिगिनिंग हो जाएगा। तो जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। हाँ, तो वो ओपनिंग हो जाएगा। वेरी गुड। सो पिछले साल का क्लोजिंग करेंट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाता है, राइट। सो यहाँ तक समझ में आ गया कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। अब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। तो देखो ओपनिंग स्टॉक का मतलब बता रहा है इट रेफर्स टू द गुड्स लेइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और क्लोजिंग बता रहा है इट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स लेइंग अनसोल्ड विद द बिगिनिंग ऑफ with the business Ending of at the the end of accounting the year. accounting year. Very good. So अब इसके बाद देख लो, should be noted, less than 1 minute is left. It should be noted that closing stock of this year becomes the opening stock of the next accounting year. ठीक है, closing stock of this year यानी current year का वो becomes the opening stock of the next accounting year, and stock is classified in the balance sheet अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट्स, और स्टॉक को बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में दिखाते हैं। इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। स्टॉक की वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाई जाती है, न कि सेलिंग प्राइस पे, यानी कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो कभी भी